टर्कीज इकोनॉमी इज फॉलिंग। हालात कुछ ऐसे हैं कि 2/3 पॉपुलेशन इज स्ट्रगलिंग टू पे फॉर फूड एंड रेंट। इंटरेस्ट रेट 75%। अगर मैं अप्रैल का ईयर ऑन ईयर आपको इन्फ्लेशन बताऊं तो 69.8। तो आप कहेंगे बात समझ नहीं आई। मतलब यह है, अगर मान लीजिए नोट है, मान कह लीजिए नोट ही है, लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है तो मुझे बताइए इस करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है कि नहीं होती है? तो यानी कि आपको जो वेजेस मिल रही हैं, तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो मुझे बताइए आपको बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करना प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? अब इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर इशू का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जिसको इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स का कोई इंटरलिंकेज अभी नहीं पता हो टर्की के विषय में, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो क्या रहा है टर्की की? अगर मैं करेंसी की बात करूं, करेंसी है लीरा इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर। तो देखिए कितनी तेजी से घटी है। यानी कि पहले 8 लीरा थी एक यूएस डॉलर में, अभी 11 जून को जो लेटेस्ट अपडेट है वो है 32.35। ये देखिए कितनी तेजी से गिरी है करेंसी। यानी कि पहले मतलब अगर आपको डॉलर में कुछ सामान खरीदना है टर्की से, तो पहले आप क्या करते थे कि भाई 8 लीरा लो, डॉलर में कन्वर्ट करो और आप यूरोप से जगह जगह से वो सामान खरीद लो, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, 32.35 लीरा इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप कन्वर्ट करोगे, है कि नहीं? तो यानी कि ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है। अब जो राइजिंग इन्फ्लेशन है वो कितना, मैंने बताया ऑन एन एवरेज 75% चल रहा है। कितना भयानक इन्फ्लेशन है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें कि आपकी एनर्जी यानी कि आपका फूड, फॉर एग्जांपल एनर्जी फूड आता है, 176% इन्फ्लेशन। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इतना गड़बड़ी करा क्यों तुमने, भाई क्या गड़बड़ कर दी? तो जानते हैं अभी। सबसे पहले नेगेटिव इंपैक्ट देखिए, अगर आपके यहाँ इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है प्लस इंटरनेशनल मार्केट में आपके डॉलर के कंपैरिजन में करेंसी इतनी गिर गई है, तो आप मुझे बताओ टर्की के इंडस्ट्रीज को बाहर से जो सामान खरीदना है, इंपोर्ट करना, वो महंगा होगा कि नहीं होगा? अरे महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो कई सारी फैक्ट्रीज जो हैं भाई वो बंद होगी कि नहीं होंगी? बंद होंगी। तो इनका क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी कि नहीं फैलेगी? अरे बिल्कुल फैलेगी। मान लीजिए मेरी इस रिमोट को बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इसका जो चिपसेट है वो मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है। पहले 8 लीरा को मैं डॉलर में कन्वर्ट करके खरीद लेता था, अब मुझे 32 लीरा चाहिए, फिर कन्वर्ट करके तब इसको खरीद पाऊंगा। अगर ये एक ही डॉलर का है तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। दूसरी वेजेस की प्रॉब्लम, यानी कि सेम वेजेस में वो जो ये लोग हैं जितने सामान खरीद पाते थे अपनी लाइफ को चलाने के लिए, वो अब उतना नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या ये लोग फिर टर्की में रुकेंगे? ये कहेंगे बाय बाय टर्की, हम जाते हैं यहाँ से, तुम करते रहो अपना रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का इस्तेमाल। टर्की चाहता है ना कि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर टर्की बने, ये कहेंगे हम जा रहे हैं यहाँ से। अगर ये वहां से निकल गए तो टर्की की इकोनॉमी का फ्यूचर भी मतलब समझ लीजिए कि टर्मोइल वाली स्थिति आ जाएगी, है कि नहीं? तो ये यहाँ पर स्थिति आ रही है। अब प्रॉब्लम हुई कहाँ? प्रॉब्लम इनके स्ट्रक्चर में है। आप कहेंगे मतलब कुछ टफ सी बात लग रही है, टफ कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। यानी कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम रखे। टर्की की इकोनॉमी वाज डूइंग गुड, लेकिन हुआ क्या, जब इकोनॉमी बहुत ऊपर जाती है तो कायदे में सेंट्रल बैंक क्या करता है, इकोनॉमी को कूल डाउन करने के लिए कहता है कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। यानी कि लोन आपको जिस इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, हम उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। अगर आपका लोन महंगा कर दिया तो मुझे बताइए क्या आप बैंक से ज्यादा पैसा लेंगे या कम पैसा लेंगे? अरे भाई साहब कम पैसा ले पाएंगे। जब 3% इंटरेस्ट रेट है तो आपने कहा चलो आज ये कार निकलवा कर लाते हैं शोरूम से, 3% तो है इंटरेस्ट रेट, है कि नहीं? लेकिन अगर इसको बढ़ा देते तो भाई आप आसानी से कार ना निकलवाते। अगर ये 8% हो जाता तो कई बार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप लेने पड़ते हैं। आप कहोगे सर ये बात नहीं समझ में आई, मुझे बताओ। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इकोनॉमी का ई भी नहीं पता तो भी समझ में आ जाएगी। सुनिए, मैं बैंक हूं, मैंने कहा मैं इंटरेस्ट रेट को कम रख रहा हूं 3%, तो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे भाई साहब बिल्कुल बढ़ेगी। जैसे मैंने 3% करा 8% से, तो आप सबने लोन लिया तो मार्केट में करेंसी का फ्लो बढ़ गया। और सीधा सा रूल है, जब करेंसी का फ्लो बढ़ गया तो इस नोट की जो वैल्यू है वो कम होगी कि नहीं होगी? अरे सीधी सी बात है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम हो रही है यहां पर। तो कायदे में इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ाया। अब आप कहेंगे बढ़ाया क्यों नहीं? क्योंकि इसमें है पॉलिटिक्स।
एर्डोगन अपने आप को मानते हैं कि इनकी एक अनऑर्थोडॉक्स मॉनेटरी पॉलिसी है, ये उससे चलेंगे। इन्होंने अपने लोगों को कहा, भाइयों और बहनों, आपकी जेब में आप चाहते हैं कि ज्यादा पैसा आए? आप कहोगे बिल्कुल आए। उन्होंने कहा कि देखो, पहली सरकारें जो हैं 8%, 9% तक इंटरेस्ट रेट रखती थी, लेकिन मैं देखो कितना उदार हूं, मैं कह रहा हूं कि 3% पर आपके घर, 4% पर आपके घर पर आपको लोन मिल जाएगा। कितना आसान है। तो भाइयों बहनों ने भी कहा, यार कमाल कर रहे हो एर्डोगन, तुम्हें तो दोबारा बनाएंगे। बना दिया दोबारा। उनको लग रहा था उनके खाते में आने वाला है पैसा, लेकिन क्योंकि आम आदमी इकोनॉमिक एंगल नहीं समझता कि भाई साहब, अगर तुम्हारे अकाउंट में सस्ते दरों पर पैसा आ भी गया तो वो पैसा तुम्हारे अकेले के अकाउंट में थोड़ी ना आएगा, वो तो कितने सारे लोगों के अकाउंट में आएगा। इकोनॉमी में सब एक्सेस करेंगे उस पैसे को, और जब सबके पास पैसा बढ़ जाएगा तो कलेक्टिवली जो डिमांड होगी, एवरेज डिमांड होगी मार्केट में, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और एवरेज डिमांड अगर बढ़ी तो भाई भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो चीजें वैसी महंगी हो जानी है, चाहे पैसा आपके पास ज्यादा रहेगा लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी। तो फैलेसी है ये इकोनॉमिक पॉलिसी की जो इन्होंने कर दी है। दूसरा एंगल बताता हूं, रिलीजन एट प्ले। अब ये क्योंकि इस्लामिक क्रेडेंशियल्स पे चल रहे हैं, इनका कहना है कि भाई इस्लाम में जो ब्याज होता है वो पाप होता है, तो इस वजह से इस पाप को हम कम से कम रखेंगे। लेकिन इसके चक्कर में कर क्या रहे हैं ये, मतलब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं विच आर हैविंग दिस रिलीजियस डायमेंशन, यानी कि मॉस्क, और उसके साथ कुछ कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं कि देखो इन बड़ी बड़ी मॉस्क से कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली भाई, अगर आप ये एक्स्ट्रावेंजा करोगे और इसमें आप यूज करोगे चीप मनी का, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट तो इकोनॉमी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सेंट्रलाइज सिस्टम है, जैसे कि यहां की गवर्नमेंट कह रही है कि सेंट्रल बैंक हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है। तभी कहा जाता है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ ए नेशन, दैट शुड हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंस, है कि नहीं? क्योंकि अगर जैसे हमारे देश में आरबीआई, अगर वो सेंट्रल बैंक, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के डिक्टेट्स पर चलने लग गया, तो जहां पर उसको महंगाई को कंट्रोल भी करना जरूरी था अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने के लिए, और उसने कहा कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट कह रही है यार पॉलिटिकल फायदा तभी होगा जब ब्याज कम होंगे। भाई साहब, ब्याज कम के चक्कर में दिक्कत हो जाएगी, जैसे यहां पर हो गई। तो यहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल बैंक नहीं रहा, यह भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहा, जिस वजह से इस समय आज इस परेशानी में है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, मेरे साथ आप यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे। अच्छा, आपके लिए एक खबर बता दूं, आज रात 12 बजे से ये सेल स्टार्ट हो रही है, सक्सेस पक्का ऑफर। तो लोवेस्ट एवर प्राइस आपको स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में मिल जाएंगे। आपको केवल ये कोड त्यागी लाइव यूज़ करना है studyIQ.com पर या ऐप पर जाकर। मतलब अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश, जो भी आपको डोमेन के कोर्स चाहिए, तो बैचेस आर स्टार्टिंग, जाकर और स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन को। इसमें सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। दिस इज P2I, मतलब कोर्स का जो पूरा इट्स लाइक अ बास्केट ऑफ बुक्स, 18 बुक्स वो आपके घर आ जाएंगी। GS फाउंडेशन, SIP, मीन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आप दिल्ली आकर रहेंगे, 3 महीने खाना पीना सब कुछ फ्री। जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे इस वाले बैच से, ये मीन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम वो वाला बैच है, इसमें इंक्लूडेड है वो। ऑप्शनल की फीस भी आज आपके लिए रिड्यूस हो जाएगी। आप 12 बजे जाके त्यागी लाइव कोड लगा के जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप PSR ऑप्शनल से UPSC सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। इसमें क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज दोनों हैं। मैं पढ़ाता हूँ बेसिक से लेकर मोक्ष तक, पूरा PSR ऑप्शनल। यहाँ पर मैं आपको पॉलिटी में मिलूंगा, ठीक है, GS पॉलिटी, यहाँ पर PSR। नाउ अब जरा कुछ कॉमननेस देखते हैं पाकिस्तान के साथ, उससे भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। दोनों के रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के समय से पर खराब हुए। मतलब देखिए, अफगानिस्तान में US चाहता था कि उसकी पॉलिसी सक्सेसफुल हो, लेकिन वहां पर पाकिस्तान का जो तालिबान को सपोर्ट था, आपको नहीं लगता उसने US के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी? अगर US के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी तो US ने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी। पाकिस्तान से कहा कि बेटा तुम्हें ग्रांट्स जो है नहीं मिलेंगे, तुम्हें जो चीपर लोन हम इंटरनेशनल बैंक से दिलवा रहे थे उसमें भी रुकावटें आएंगी। कुछ ऐसा ही टर्की को भी झेलना पड़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के समय से। कारण क्योंकि जो सीरिया में वो बशर असद की सरकार को हटाना चाहते थे, रशिया के खिलाफ स्टैंड लेना चाहते थे, क्योंकि रशिया जो है बशर असद की सरकार को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इन्होंने क्या करा, अंकारा ने, इन्होंने कहा यार हमें लग रहा है कि हमारे फायदे में जो है रशिया के साथ यहां रहना ठीक है। तो जैसी टर्की ने कहा, टर्की ने थामा हाथ रशिया का रिगार्डिंग दी ऑपरेशंस इन सीरिया, क्योंकि सीरिया का बॉर्डर कनेक्ट करता है इनके साथ, टर्की के साथ। तो US ने कहा ठीक है, बस तुम ही हो ना जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हो, तुम ही हो ना,
जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फायदा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने के लिए चाहते हो। तुम ही हो ना जो एक्चुअली टोटल जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है उसका 50% के आसपास यूरोपियन यूनियन में टारगेट कर रहे हो, और वहां पर तुम्हें प्रॉब्लम आने लग गई तो तुम्हारा क्या होगा। तो बाकी आप समझदार हैं, लिंक कर सकते हैं क्या हो रहा है, राइट। तो यानी कि यहां पर पॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व है। फिर पब्लिक फाइनेंस, अब आप कहेंगे कि यार टर्की को लोन मिल क्यों रहा था। अब मैं 2 एंगल बताता हूं उसमें। पहला एंगल तो यह है, टर्की की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। अब ग्रो का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा था एक समय तक, तो ऐसे में उधार देने वालों को भी लगा कि ठीक है हम उधार दे देते हैं, और ये इररेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई कि पैसा लेते रहे, देना तो भाई आगे है, मतलब आगे वाली सरकारें देखेंगी। इंफ्रा पर इन्होंने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, ये देखिए $615 मिलियन का आलिशान महल बनाया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए देश के लीडर्स जो हैं इकोनॉमी टर्मोइल में है और देश के लीडर इतना बड़ा बड़ा खर्चा करेंगे, तो भाई साहब ऐसा ही कुछ हम देखते हैं पाकिस्तान में भी हुआ। वहाँ के जो पॉलिटिकल एलीट हैं, मिलिट्री एलीट हैं, वो ज़बरदस्त खर्चा कर रहे हैं और बाकी जनता जो है वो गरीबी में। रोबस्ट मार्केट, तो इस वजह से ये भी हेजिटेट नहीं कर रहे थे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कि ठीक है हम उधार दे देते हैं। अब इसका दूसरा एंगल क्या था, एक्चुअली यूएस का जो फेडरल रिजर्व है यानी कि उनका सेंट्रल बैंक जो है वो अपने बॉन्ड्स पर, यानी कि आप अपना पैसा देते हो यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको एक पेपर मिलता है, उस पर आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलता है कि भाई मान लो आपने 1 करोड़ रुपए, मैं रुपए में एग्जांपल देता हूं, आपने यूएस फेडरल रिजर्व को दिए, तो यूएस फेडरल रिजर्व ने आपको पेपर दिया, कहा कि भाई मैं आपको 2% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक। तो उस वक्त कई सारे जो इन्वेस्टर्स थे यूरोप के और यूएस के, वो कह रहे थे भाई हम 2% क्यों यूएस का ये बॉन्ड लें कि 2% मिलेगा, इससे अच्छा है टर्की में इन्वेस्ट कर देते हैं, टर्की में इन्वेस्ट करेंगे 6% के आसपास रिटर्न आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया बॉन्ड का। उन्होंने कहा कि भाई अगर यूएस में आप पैसा दोगे तो ऐसे में जो तुम्हें पेपर मिलेगा, पहले 2% दे रहा था ना यूएस का फेडरल रिजर्व, अब बढ़ा दिया है। तो मुझे बताइए यूएस और यूरोप के कई सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा टर्की से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, और जैसे ही टर्की से पैसा निकालेंगे तो इसका इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट टर्की पर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और वही टर्की पर हुआ, और टर्की एक तरीके पुल डाउन हो गया। तो वे फॉरवर्ड क्या है भाई, देखो टर्की इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, टर्की हैज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता है, ऑलरेडी नेटो का पार्ट है, टर्की पाकिस्तान के साथ एलाइड है और जो इंडिया के लिए खतरा है। कश्मीर के इशू पर यही टर्की है जो इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा था, जबकि सऊदी, यूएई कश्मीर के मुद्दे पर चुप या फिर इंडिया की तरफ थे। तो ऐसे में यहां पर पाकिस्तान के साथ टर्की का अलायंस अगर हो रहा है, दोनों में इकोनॉमिक टर्मोइल है, तो दोनों के लिए सीखने वाली चीज़ है, राइट। और यहाँ पर अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको भी टर्की को थोड़ा टैकल करना चाहिए, क्योंकि टर्की अपने आप को एज अ काउंटर फोर्स डेवलप करेगा इस एरिया की अगेंस्ट वेस्ट या अगेंस्ट इंडिया, तो भाई वो तो हमारे इंटरेस्ट के लिए खतरा है कि नहीं। यहां पर आप मेरे साथ ये कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और ये क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ टर्की पाक एक्सेस फॉर इंडिया। जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाता हूं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो हम इस पर्टिकुलर इशू के इन डेप्थ में उतर जाते हैं। अभी तो ये पर्टिकुलर करंट अफेयर्स में आया है तो हमने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको ये इशू समझ में आ गया होगा क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से टर्की में ये इशू चल रहा है, राइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय हिंद।